हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो इस पार्ट में हम एक दो फंक्शंस की रेंजेस देखेंगे जो थोड़े अनयूजुअल फंक्शंस हैं। अनयूजुअल मतलब ऐसे कि जैसे रेसिप्रोकल फंक्शंस हो गए, मोस्टली रेसिप्रोकल ही देखेंगे क्योंकि लाइन और क्वाड्रेटिक तो आपको आता है, बाकी और फंक्शंस आते नहीं है। ओके। तो इनकी रेंजेस देखेंगे फॉर अ गिवन डोमेन विद composition ऑफ टू फंक्शंस एंड व्हेन इज अ composition ऑफ टू फंक्शंस वैलिड। तो फॉर एग्जांपल पहले ये कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ y इक्वल्स टू लेट्स से 1/x, बिल्कुल सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं और मैंने आपको डोमेन दे दी, तो इसकी अब रेंज कैसे निकालेंगे? तो देखें, ये जो फंक्शन है और जितने भी आपको फंक्शन दिए जाएंगे जिनकी रेंजेस निकाली, जिसके लिए आप रेंज निकालो, तो वो 1 to 1 फंक्शन होंगे। 1 to 1 फंक्शन से जैसे क्वाड्रेटिक है वो 1 to 1 नहीं है, तो फिर हम उसकी डोमेन स्पेसिफाई करके उसको 1 to 1 बना लेते हैं। कभी कभी 1 to 1 नहीं भी होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक दूं तो ये 1 to 1 नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं करता। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरी डोमेन है एंड ऑनवर्ड्स, तो उसकी फिर वाई वैल्यूज कहाँ से शुरू होंगी? ऑब्वियसली वाई वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे यूं जा रही है। ये वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियसली इसके अंदर कवर हो जाएगा, सही। तो जब 1 to 1 नहीं होंगे फिर तो क्वाड्रेटिक आप हैंडल कर लेंगे और लाइन तो 1 to 1 होती है, लेकिन जो बाकी फंक्शन है वो फिर 1 to 1 ही होंगे क्योंकि फिर उनको हैंडल करना ऑब्वियसली फिर डिफिकल्ट है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक दे दूं तो क्यूबिक में ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि मतलब इसको काफी ब्रेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो इसको अलग कंसिडर करना पड़ेगा। और फिर ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। मतलब ये वाला पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है, कहना ये चाह रहा हूँ बेसिकली आपको ये टर्निंग पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे थ्रू डिफरेंशिएशन। लेकिन वो फिर फंक्शन रेंज से बाहर हो जाता है, तो ये मोस्ट लाइकली सवाल नहीं आएंगे। वैसे आ तो सकते हैं कि अगर एक क्यूबिक फंक्शन मैंने आपको दे दिया और लेट से मैंने गिवन डोमेन दे दिया, लेट से डोमेन ये है एंड ऑनवर्ड्स, तो फिर इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये वाई वैल्यू है और उसके बाद मैं नीचे ही जा रहा हूँ, तो रेंज लेट से किसी इस वाई वैल्यू से शुरू होकर नीचे जाती रहेगी। लेकिन ये वाई वैल्यू फिर एक्चुअली निकालनी पड़ेगी, तो वो डिफरेंशिएशन से निकलेगी क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, या डेरिवेटिव टेंजेंट का जीरो होता है, सो ऑन एंड सो फॉर, जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये फिर उस और फिर हाँ, फिर वो ऑब्वियसली फिर जो हमारा जो मेन फोकस है रेंज का, उससे बाहर ही चले आता है ये काम। तो ये मोस्ट लाइकली नहीं आएंगे। और ऑब्वियसली सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि इन सिंपल केसेस, तो जो क्यूबिक है वो इतना सिंपल है ही नहीं। हाँ, अगर वाई को एक्स क्यूब दे दिया वो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इन जनरल क्यूबिक इतने सिंपल होते नहीं है। ओके। तो इस तो ये जो 1 to, ये भी 1 to 1 फंक्शन है। दिस इज अ 1 to 1 फंक्शन। ओके। तो 1 to 1 फंक्शन में हम डोमेन कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। 1 to 1 फंक्शन, ओ आई मीन रेंज। तो जब भी आपको कोई 1 to 1 फंक्शन दिया हुआ हो तो उसकी रेंज निकालना बहुत आसान है। और वो रेंज ऐसे निकालेंगे, कैसे निकलेगी? प्लग इन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। बस इतनी सी बात। मतलब आई मीन प्लग इन जब बोलता हूँ तो ऑब्वियसली इन द फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं, क्योंकि 2 मैं डाल सकता हूँ, अगर 2 इंक्लूडेड नहीं होता फिर भी मैं डाल देता ताकि चेक कर लेता कि मेरी एक रेंज के एंड पॉइंट क्या होगा। दोनों केस कंसिडर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, एक ये भी कंसिडर कर लेते हैं, सही। तो इस केस में इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? वो ये होगी कि आपने सबसे पहले 2 प्लग इन किया तो क्या आएगा आंसर? 1/2। ओके, कहीं साइड पे लिख रहे हैं 1/2। अब कोई इस डोमेन की कोई दूसरी एंड पॉइंट है? नहीं। मतलब कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट तो नहीं है। ऑब्वियसली वो एंड पॉइंट एक है, लेकिन वो बढ़ते जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब आप बड़े नंबर्स प्लग इन करते रहेंगे, बड़े लार्जर नंबर्स प्लग इन करते रहेंगे। तो आप क्या करेंगे इसमें? बेसिकली अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके सोचें कि अगर मैं इधर बहुत बड़ा नंबर रखूं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो 1/लेट से 50,000 करोड़। लेकिन फिर भी वो लिमिट नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी है, तो बेसिकली यू 50,000 करोड़ पे आप रुकेंगे नहीं, तो आप एक और बड़ा नंबर रखेंगे, 50,000, हजार, लाख, करोड़। तो यू गेट द आइडिया। आप ये नंबर्स बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, और फिर जब उस वन, बेचारा एक वन है, वन या कोई भी इधर फाइनाइट नंबर हो, तो उसको जब आप इतने बड़े एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो लार्जर एंड लार्जर होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन पूरा जीरो की तरफ जाएगा, तो आपके पास जीरो की तरफ आ जाएगा।
अब क्योंकि टू पे इक्वालिटी है, तो वन अपॉन टू पे इनइक्वालिटी, आई मीन इक्वालिटी होगी। जीरो पे क्योंकि इन्फिनिटी का एंड पॉइंट है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड, तो रेंज आपकी कुछ ये होगी। इतनी सी बात है, बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है। खुद सोचें कि वन अपॉन बहुत बड़ा नंबर एंड इट इज गेटिंग लार्जर, तो ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन जीरो की तरफ जाएगा। इन अदर वर्ड्स द y वैल्यूज रीच टुवर्ड्स जीरो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ये वाला। ये तो वही सिंपल केस है। तो ये तो बेसिकली इसमें ये होगा कि जीरो होगा, वन अपॉइंट टू होगा, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन यू कैन गेट आर्बिट्ररी क्लोज टू जीरो, यू विल गेट आर्बिट्ररी क्लोज टू वन अपॉइंट टू। तो जीरो और वन अपॉइंट टू के बीच में आपको वैल्यूज मिलेंगी, इसमें जीरो और वन अपॉइंट टू के बीच में मिलेंगी, लेकिन वन अपॉइंट टू इज इंक्लूडेड। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन तो आप निकाल सकते हैं और उसका डोमेन रेंज भी हो जाएगा आई बिलीव। बस इंटरचेंज करना है डोमेन और रेंज को। आई थिंक, तो वो तो आपको, आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट एनीवेज। वन अपॉन क्या करूँ, एक्स माइनस थ्री कर लेता हूँ। डोमेन क्या देता हूँ इस केस में, लेट से डोमेन में दे देता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। अब ऑब्वियसली, ओ सॉरी, हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होगा, तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, फिर वन आएगा, टू आएगा, इवेंचुअली थ्री भी आएगा, लेकिन यू कैन नॉट प्लग इन थ्री। तो ऑब्वियसली अगर लिखा हुआ भी नहीं हो तो कॉमन सेंस आपको दिमाग में आना चाहिए कि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू थ्री। वैसे लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स कैन नॉट इक्वल टू थ्री। ओके। तो इसकी हम रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज के लिए एग्जैक्टली वही सिनारियो है कि माइनस वन एक एंड पॉइंट, वैसे लेस देन भी इक्वल टू हो सकता था। मैं बात जरूरी नहीं कि बाबा ग्रेटर देन इक्वल टू का केस बता रहा हूँ। एनीवेज माइनस वन प्लग इन करते हैं, तो जब आप माइनस वन प्लग इन करते हैं व्हाट डू यू गेट। जब हम एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लग इन करते हैं, यहाँ पे भी मैं एक्चुअली लिख लेता हूँ कि हमने इन्फिनिटी देखा। ये बेसिकली हमारे एक्सेस हैं, दीज आर द वाइज एंड एक्स वाज टू एंड देन इन्फिनिटी। ओके, तो एक्स की वैल्यू जब मैं माइनस वन प्लग इन करूंगा, फिर ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी। वैसे ये गलत है, लेकिन यू गेट द आइडिया। और फिर y इक्वल्स क्या होगा, लेट्स सी, माइनस वन माइनस थ्री नेगेटिव फोर, वन अपॉन नेगेटिव फोर माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, माइनस वन अपॉन फोर ही लिख लेता हूँ। और इस केस में यू गेट द आइडिया कि मैं लार्जर एंड लार्जर वैल्यूज लेता रहूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव वन का बेसिकली मतलब है माइनस वन टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर जो पॉजिटिव होगा, तो एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर अगर पॉजिटिव होगा, उसमें सब्ट्रैक्ट थ्री करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है। एंड दिस इज गेटिंग लार्जर एंड लार्जर, तो नेगेटिव थ्री करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वन अपॉन इन्फिनिटी यू विल गो टुवर्ड जीरो। तो आपकी जो रेंज आ जाएगी दैट विल बी नेगेटिव वन अपॉन फोर एंड जीरो। सही। लेकिन एक बात हम स्टडी कर लेते हैं। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि एक्स की वैल्यू कभी थ्री अचीव नहीं होगी। सही है। जब एक्स की वैल्यू थ्री नहीं होगी ना, तो एक पर्टिकुलर, ऑब्वियसली एक गैप आ रहा है इन द इनपुट इन द डोमेन। एक्स की वैल्यू आपने थ्री प्लग इन नहीं की, तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग वाई आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आएगा। तो आपको रेंज में भी कुछ मिसिंग होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। ये अच्छा सवाल है, हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो आई थिंक कवर हो गया। अगर मैं कहूँ वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, हाँ, इसमें तो वैसे मेरा वैसे मुझे करना चाहिए था, लेकिन इसमें तो वैसे ही हो गया। लेकिन यू विल गेट द आइडिया। कर लेते हैं, ये करना क्या है। आपने यूं करना है, वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। सही है। इनवर्स निकाल, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इनवर्स निकालना है। करें इनवर्स। अब ये आपका इनवर्स फंक्शन है, इसको बल्कि यूं भी लिख लें। बल्कि नहीं, यहाँ तक काफी है, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इनवर्स नहीं निकालना, मुझे आप लोगों को दिखाना है। दिखाना बेसिकली ये यहाँ तक काफी है। तो इसमें अगर मैं आपको एक ऐसी बस इस एक्सप्रेशन को बस अगर आप देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, तो क्या y की वैल्यू जीरो हो सकती है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो इसलिए वो जो एक मिसिंग वैल्यू होगी, वो फिर ये होगी कि y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। लेकिन इस लकीली इस केस में y की वैल्यू जीरो वैसे ही इंक्लूडेड नहीं है। सही है। इंक्लूडेड नहीं है, तो वो फिर मिस हो जाएगी। इस केस में भी एक्चुअली ये था कि y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स है ना, तो आपने किया x इक्वल्स टू वन अपॉन वाई, तो ऑब्वियसली y कैन नॉट बी जीरो। तो इससे आप बेसिकली पता चल जाता है कि y में जो गैप आना था वो क्या है।
तो y की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, तो ऑब्वियसली जीरो इंक्लूडेड नहीं था, तो वो मसला नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस आएंगे। तो इसमें मैं अब एक नया फंक्शन, एक नया एग्जांपल कंसिडर करना चाहता हूँ। वो ये है, दिस इज द फंक्शन। और उसमें डोमेन दी हुई है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। सही। तो ऑब्वियसली एक्स कैन नॉट इक्वल टू 3। तो मुझे रेंज निकालनी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज। तो एक बात मैं बता दूं, जब भी डिनोमिनेटर जीरो का केस होगा ना, तो एक एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली आप नहीं प्लग इन कर पाएंगे, ताकि डिनोमिनेटर मेक श्योर जीरो ना हो। तो उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक वाई वैल्यू मिलनी थी, तो वो भी खुद ब खुद रेंज से हट जाएगी। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में वाई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो वो देखें इंक्लूडेड नहीं थी। सही है। तो वो भी हट जाता है। वो वाला केस यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन क्योंकि अब ये मेरा फंक्शन है और मैंने अपनी तरफ से दिया है, एंड आई कैन चूज एनी डोमेन आई वांट टू, तो मैंने एक और रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ उस पे। और अपनी तरफ से एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, लेट्स से एक्स कैन नॉट इक्वल टू लेट्स से -7। ओके। अब मैं कैसे रेंज निकालूं? तो वो काम वही करना है आपको, ऑब्वियसली मेन डोमेन ये है। उसके अंदर भी -7 भी आ रहा है, तो उसको हटा देंगे। लेकिन 5, तो मेन आपका डोमेन क्या है? वो ये है, -∞ to 5। सही। लेस देन इक्वल टू 5 है ना? तो यू जस्ट प्लग इन द एंड पॉइंट्स। प्लग इन करते हैं एंड पॉइंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज देखते हैं क्या है। तो -∞, तो -∞ एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है। उसमें अगर मैं -3 करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यू विल स्टिल गेट अ वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर, एंड इट इज गेटिंग लार्जर एंड नेगेटिव। 2 को डिवाइड करूंगा उससे, तो ऑब्वियसली जीरो की तरफ जाऊंगा। और उसके बाद अगर मैं ऐसे 5 प्लग इन कर दूं, तो 5 - 3 is 2, 2/2 is 1। ओके। तो व्हाट इज माई 5 - 3 is 2। ओके, तो व्हाट इज माई रेंज? माई रेंज इज गोइंग टू बी 0 to 1। लेकिन तो इसमें ये वाला जो केस है ना, 3 वाला, कि एक्स की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू हट जानी चाहिए, तो वो खुद ब खुद उसमें हट जाएगी। वो आप उसकी टेंशन ना लें, वो हट चुकी होगी। देख लेते हैं। अगर मैं बैकवर्ड सॉल्व करूं फॉर एक्स, तो इसका मतलब है कि ये है। अब इसके इससे दिख रहा है कि वाई कैन नॉट इक्वल जीरो। तो ऑब्वियसली देखें, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। सही। लेकिन अब मैं एक्स की वैल्यू -7 भी प्लग इन नहीं कर सकता, तो इसको आपको मैन्युअली खुद करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर जीरो वाला केस नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाता है। इसमें आपको खुद मैन्युअली करना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट प्लग इन एक्स की वैल्यू -7। तो आप ये देखें कि अगर मैं एक्स की वैल्यू -7 प्लग इन करूं, तो वो क्या वाई की वैल्यू जो मुझे मिलनी थी, तो देख लें। तो अगर एक्स की वैल्यू में -7 प्लग इन करें आप, और सॉल्व फॉर, बल्कि मैं इनवर्स में प्लग इन कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल फंक्शन में प्लग इन कर लेता हूँ। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था ये? तो -7 प्लग इन करते हैं। तो -7, -3 इज -10, तो 2/-10 इज -1/5। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू -7 प्लग इन करूँ, तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए थी? -1/5। तो वो आप हटा देंगे। सही है। तो इसका मतलब है कि रेंज इज दिस। तो रेंज इज दिस। और फिर ये भी लिख लें कि वाई कैन नॉट इक्वल टू -1/5, क्योंकि रेंज वो वाई वैल्यूज ही होती हैं। तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वाई की वैल्यू तो बिटवीन 0 और 1 होंगी, लेकिन फिर -1/5 इसमें नहीं आ रही होगी, गैप आ रहा होगा। सही। तो ये भी एक हो सकता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ओके। बाकी इनवर्स की कंप्यूटेशन तो हो जाएगी, इनवर्स डोमेन रेंज भी हम कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अच्छा, बस एक आखिरी बात। जब भी आपको ऐसे फंक्शंस का डोमेन या रेंज निकालने का बोला जाए, तो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट द फंक्शन इज 1 to 1। बेसिकली 1 to 1 फंक्शन की अगर मैं आपको बोलूँ रेंज निकालूं, 1 to 1 फंक्शन है, और उसके मैं आपको बोलूँ रेंज निकालें, तो रेंज कैसे निकलती है? बहुत सिंपल सी बात है, प्लग इन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। ओके। लेकिन ये ओके, तो लेकिन ये कभी काम करेगा जब जब आपका फंक्शन 1 to 1 हो। दिस विल ओनली वर्क इन द केस व्हेन योर फंक्शन इज 1 to 1, तो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट द फंक्शन इज इंडीड 1 to 1। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये फंक्शन है 1 अपॉन लेट्स से 2 अपॉन x, और डोमेन भी लेट्स से मैंने स्पेसिफाई कर दी, तो अब मैं आपको, यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस फंक्शन इज 1 to 1, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है कि हम डेरिवेटिव से कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव हमने पढ़े नहीं, वो आगे पढ़ेंगे, तो वो ये फिर आगे की बात है। लेकिन अभी के लिए हमारा काम हो गया कि रेंज किस तरह निकलती है, 1 to 1 किस तरह ये फंक्शन है, जस्टिफाई करना इतना मुश्किल नहीं हो जाएगा। लेकिन वो डिफरेंशिएशन में तो वो बाद में स्टडी कर लेंगे। या हाँ, या आप एक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है डेरिवेटिव हो। अगर लेट्स से एक आसान फंक्शन आ गया और आपको उसका स्केच भी आता है, आपको उसका
स्केच भी आता है, लेट्स से 2/x का कुछ यूं बनेगा। तो फिर आप बोलेंगे कि इट पासेस द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड देयरफॉर द फंक्शन इज 1 to 1, उसके बाद बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपने क्योंकि जस्टिफाई कर दिया दैट द फंक्शन इज 1 to 1, और फिर देन यू कैन यूज दिस अप्रोच। तो ये भी एक तरीका है, ओके, या वरना डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। ओके, अब है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में वैसे अभी कंप्यूटेशन पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, और आइडिया पढ़ लेंगे कि व्हेन इज अ कॉम्पोजिशन वैलिड, और फिर वो सवाल देखेंगे, लेकिन आइडिया हम बाद में देख लेंगे, सवाल बाद में करेंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है कंप्यूटेशन में ऑब्वियसली। उसकी जो एक चीज है जो तंग करेगी, वो एक एक मार्क का ही सवाल आता है अक्सर, लेकिन आना चाहिए। तो लेट्स से 2x² + 3, और ये हर फंक्शंस के लिए यही काम करना है, तो मैं अपनी तरफ से कोई दो फंक्शन ले रहा हूँ। अब मैंने जानबूझ के मुश्किल लिए हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, अब अगर मैं आपको बोलूँ एफ कंपो, इसको हम बेसिकली पढ़ते हैं एफ कंपोजिट जी। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी, या फिर इन अदर वर्ड्स एफ कंपोजिट जी। इसको हम यूं भी लिखते हैं f(g)(x), या यूं भी अक्सर लिखा होगा f(g), सही है, यूं भी लिखा होगा। अगर आपको दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो फिर एक्सप्लिसिटली बताएगा f(g), वरना या यूं भी हो सकता है कि f(g), सही, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर f(g) है तो समझ जाए कॉम्पोजिशन है, अनलेस ऑब्वियसली अदरवाइज स्टेटेड के लिखा हुआ कि द मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ, समझ जाए कि दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैव f कंपोजिट g। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है कि जहां जहां आप बेसिकली आपको ये देखना है कि ये जो g फंक्शन है ना, द g फंक्शन, द फंक्शन g(x), दिस इज बीइंग प्लग्ड इनटू f। ये जो g फंक्शन है, द g(x), ये बेसिकली दिस इज बीइंग प्लग्ड इनटू f, सही है। मतलब ये है कि आपने फंक्शन f उठाना है और देखना है कि जहां जहां x आ रहा हो, जहां जहां x आ रहा हो, उस x को रिप्लेस कर दें, किससे, इस x को रिप्लेस कर दें बाय द होल फंक्शन g(x) इटसेल्फ, क्योंकि f ऑफ g है, f के अंदर आप g प्लग इन कर रहे हैं। तो जहां जहां x है वो हटा के g, जो फंक्शन है ना, जो g का फंक्शन, वो प्लग इन कर देंगे, सही है। और यही सिंपल सी बात है यार, अगर मैं आपको बोलूं f(2), तो उसका क्या मतलब है, यू रिप्लेस x/2, तो बेसिकली 2 का होल स्क्वायर +3 विच गिव्स यू 4, 4 2 8 11। अब अगर मैं आपको ये बोलूं f ऑफ g(x), f के अंदर आप g वाला फंक्शन प्लग इन कर रहे हैं, दिस शुड बी नो डिफरेंट, जहां जहां x है वहां बस g(x) प्लग इन कर दें। ओके, what is f of g(x)? This is basically nothing more than 2/x - 3 का होल स्क्वायर +3। क्यों, 2x² था तो x की जगह ये पूरा फंक्शन आ गया, सही। तो अगर इसको हम लिखें थोड़ा कलरिंग में, ताकि ये हो जाएगा 2, और फिर ये हो जाएगा 2/x - 3 का होल स्क्वायर, और एंड दैट इज इट, +3, सही। और हर फंक्शन के साथ ये करना है, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड और हाउ सिंपल द फंक्शंस आर। अब ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग सवाल आ सकते हैं, लेकिन काम वही है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं लेट से ये दे दूं sin(x²) प्लस, मतलब यू गेट द आइडिया। मैं लेट से एक फंक्शन दे दिया h(x) इक्वल्स टू लेट से √(x - 5 + 10), सही है। तीन फंक्शंस की कॉम्पोजिशन भी हो सकती है, तीन फंक्शंस की कॉम्पोजिशन भी देख लेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं अब h(f)(x), उसका मतलब है यू विल प्लग इन द फंक्शन f इंटू h। तो फंक्शन h(x) क्या है पहले वो देख लें, स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट। अब आ रहा है x, you replace x by the function f(x), so this will be sin(x²+ 3), that is it। और फिर -5 ऑब्वियसली h के अंदर पहले से ही था, एंड देन +10। अब कर लेते हैं लेट्स से f of h(x). ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन f, इट इज sin(x²), ओके। कर दें x², तो व्हाट इज x, x रिप्लेस हो जाएगा पूरा इससे, ओके, x - 5, सही, √(x - 5)
+10 एंड देन ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर, तो वो जो पूरा फंक्शन है जो आपने प्लग इन किया वो स्क्वायर्ड हो रहा होगा। तो ऐसा कर लेता हूँ कि इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे, दिस इज साइन एक्स स्क्वायर्ड, लेकिन क्योंकि वो एक्स रिप्लेस हो गया बाय द फंक्शन, एंड देन व्हाट वी हैव इज +3 बेसिकली, एंड दैट इज इट। इतनी सी बात थी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन। अब कभी कभी सवाल आता है कि व्हेन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस वैलिड, और ये आई थिंक हमने अब यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किस तरह फंक्शंस को कंपोज करना है, लिटरली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। अब व्हेन इज द कॉम्पोजिशन वैलिड, व्हेन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू, या मोर फंक्शंस भी हो सकता है लेकिन अक्सर टू ही आ गया आप में। व्हेन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस वैलिड। ओके, तो इसमें आप जरा स्टडी करें। आपके पास एक फंक्शन h, एंड देन यू आर प्लगिंग द फंक्शन g ऑफ x इनटू दैट फंक्शन। तो बेसिकली आप अगर नोट करें तो अब आप कर क्या रहे हैं, अगर आप नोट करें तो ये जो है g ऑफ x, दिस इज द इनपुट टू योर फंक्शन f, तो ये नोट करें। यू आर प्लगिंग इन g of x into your function f. In other words, this function is now acting as the input to your function. So this is what the input now. सही, ओके, ये बात तो हो गई। तो इनपुट ऑफ f, लेकिन व्हाट इज g ऑफ x इटसेल्फ, इसको भी जरा स्टडी करें। तो ये जो g ऑफ x इटसेल्फ है, ये क्या है? g ऑफ x इटसेल्फ, तो g ऑफ x इटसेल्फ, g ऑफ x को याद है हम y भी बोल सकते हैं। तो g ऑफ x इटसेल्फ इज द आउटपुट ऑफ g। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से जी ऑफ एक्स भी बोल सकता हूँ, 2x² + 3x। So what is f of x? It is actually this expression. And what is this expression? This is the output. ये आउटपुट ही तो होता है, सही है? और x आपका इनपुट होता है। तो ये जो x होता है ये आपका इनपुट होता है। उसके बाद आप उसका स्क्वायर करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, उस इनपुट का वापस 3 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करते हैं तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस इज योर आउटपुट। तो हम एफ ऑफ एक्स भी इसको कभी कभी बोलते हैं अपनी आसानी के लिए वाई भी बोलते हैं, सही। तो दिस इज ऑल्सो द आउटपुट, एंड ऑब्वियसली वाई को भी फिर हम आउटपुट ही बोलते हैं। तो बताना क्या चाह रहा हूँ कि आप एफ के अंदर प्लग इन करें जी ऑफ एक्स, ओके, लेकिन वो जी ऑफ एक्स इट सेल्फ क्या है? इट इज द आउटपुट ऑफ जी। तो आप जी के अंदर बेसिकली जो जी का जो इनपुट है, आई मीन जो एफ का जो इनपुट है वो क्या है? वो बेसिकली द आउटपुट ऑफ जी है। तो इसका क्या मतलब है कि इन द कॉम्पोजिशन एफ कंपोजिट जी, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या एफ जी, इन द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी विच वी कॉल एफ कंपोजिट जी, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ कंपोजिट जी, या एफ जी, या एफ कंपोजिट जी, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सारे एक ही बात है। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है कि द इनपुट ऑफ एफ is actually the output of G. And this is what we have to make sure. We have to make sure that input of F is within the output of G. I mean, इससे basically we have to make sure of this particular thing बोल दें कि we have to make sure that the output of G is within, या हो भी सकता है, actually हो भी सकता है, is within the input of F। लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, F क्या है? इट्स अ फंक्शन एज अ डोमेन। तो डोमेन के अंदर आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज, मतलब डोमेन के अंदर पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे ऑब्वियसली एज इनपुट्स, तो एफ का एक डोमेन होगा।
अब मसला ये है कि अब आप एफ के अंदर क्या प्लग इन कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स, या एफ के अंदर आप प्लग इन कर रहे हैं द आउटपुट ऑफ जी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो जी का आउटपुट आया है वो एफ के डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक अभी मैंने इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एक एग्जांपल नहीं दे रहा, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं जी, सही, डजेंट मैटर व्हाट द एक्सप्रेशन इज, सही, एंड इट्स आउटपुट जी, जी ऑफ एक्स उसको बोलते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट द आउटपुट। उसका जो आउटपुट है वो लेट से है -2 से 3, कोई भी इंटरवल हो सकता है, इंक्लूसिव नॉन इंक्लूसिव, मैंने रैंडम ये चुन लिया, ओके। अब एक मैंने मैंने फंक्शन फंक्शन लिया एफ। अब क्योंकि मैं एफ कंपोजिट जी ले रहा हूँ ऑब्वियसली, सही, आई एम स्टडिंग एफ कंपोजिट जी, इन अदर वर्ड्स ये स्टडी कर रहा हूँ या ये स्टडी कर रहा हूँ। बेस्ट तरीका होता है इसको इसको कंपोजिशन को देखने का, ये तरीका होता है बेस्ट। क्यों? इससे एक्चुअली आपको पता चला है कि एफ के अंदर आप जी ऑफ एक्स प्लग इन कर रहे हैं, ओके। तो एफ का जो आपने जो बेसिकली इनपुट्स डाल रहे हैं वो जी का आउटपुट्स डाल रहे हैं, ओके। अब लेट्स से जो एफ आपको मैंने एक फंक्शन दिया हुआ है उसका जो इनपुट है या जो डोमेन है वो क्या है, वो लेट्स से है, एक बात है, लेट्स से 5 to 10, ओके। अब सुने, एक फंक्शन एफ है, उसके अंदर मैं जो भी इनपुट डालूंगा वो 5 से 10 के दरमियान होगा। अब अगर जी का आउटपुट एक फंक्शन है, उसका जी का आउटपुट आ रहा है -2 से 3 के दरमियान, अब मैं उन्हीं नंबर्स को एज इनपुट्स प्लग इन करने की कोशिश करूंगा, तो ऑब्वियसली आई विल हैव एन एरर। इसको अगर आप यूं सोचें कि आपके पास एक मशीन है जी, फिर आपके पास एक मशीन है एफ। बहुत सिंपल सी बात है यार, आपने जी का इनपुट लिया, इनपुट ऑफ जी, सही है, आपने डाला, प्रोसेस हुआ, यू गॉट एन आउटपुट, आउटपुट ऑफ जी। अब एफ एक मशीन है, खुद एक अपनी एक मशीन है, तो उसका एक इनपुट होगा, एक पर्टिकुलर इनपुट होगा, वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस मतलब यहाँ पे जो फंक्शन का रूल होता है, और फिर यू गेट एन आउटपुट ऑफ एफ। अब मैंने जी में एक इनपुट डाला एंड आई गॉट एन आउटपुट, सही है। अब बिफोर प्लगिंग इन दैट आउटपुट इन द मशीन एफ, आई हैव टू मेक श्योर कि क्या वो जो आउटपुट है इज दिस एक्सेप्टेबल एज एन इनपुट, सही है, क्या वो वैलिड इनपुट है फॉर द फंक्शन एफ। तो आई हैव टू मेक श्योर दैट द आउटपुट ऑफ द फंक्शन जी इज अ वैलिड इनपुट फॉर द फंक्शन एफ। तो इस केस में द कॉम्पोजिशन एफ कंपोजिट जी, एफ कंपोजिट जी, द कंपोजिशन एफ कंपोजिट जी इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि द आउटपुट इज नॉट अ वैलिड इनपुट, द आउटपुट ऑफ जी इज नॉट अ वैलिड इनपुट ऑफ एफ। सही, इसी तरह लेट्स से कि अगर मैं ये वाला केस ले लेता, आउटपुट ऑफ जी को नाउ लेट्स से मैं चेंज कर लेता हूँ, आउटपुट ऑफ जी को मैं लेट्स से चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से दिस। अब ये भी तब भी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि द आउटपुट मस्ट बी विद इन द इनपुट, या तो पूरे एक्चुअली इनपुट के इक्वल हो या तो उसके अंदर हो, इंक्लूडेड हो। तो ये भी ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, ये बड़ी रेंज आ रही है, वो छोटी रेंज आ रही है, इसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही हैं, सही है। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। व्हाट कुड हैव बीन एक्सेप्टेबल? समथिंग लाइक दिस, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, एंड यू गेट द आइडिया, मे बी दिस इज एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये जो वैलिड, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, दे आर विद इन द इनपुट, दे आर, सही है, दे आर इनसाइड द इनपुट, दे आर विद इन द इनपुट। तो फॉर अ composition to be valid, you have to make sure that the output of G is within the output of F, और within में बेसिकली within भी आ जाता है स्ट्रिक्टली, या फिर इक्वल इक्वालिटी भी हो सकती है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक श्योर। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, लेट्स से आई हैव अ फंक्शन, इसकी मैंने डोमेन भी स्पेसिफाई कर दी, ओके। वैसे करनी थी क्या? कर लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। और अब मैं एक ये फंक्शन दे देता हूँ, कौन सा फंक्शन दूँ? ओके, लेट्स से -x +5, और उसकी भी मैं डोमेन दे देता हूँ, लेट्स से x इज लेस देन इक्वल टू मे बी लेट्स से -6, ओके। तो उससे पहले ना इज द, अब सवाल आपसे ये कि इज द कॉम्पोजिशन वैलिड?
मतलब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन तो कंप्यूट कर लेंगे, वो इतना उसमें कोई मसला नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री, एक्स रिप्लेस हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फाइव से, काम हो गया भाई। देर इट इज, वी हैव द कॉम्पोजिशन। लेकिन क्या ये एक्चुअली वैलिड है? एक्सप्रेशन तो निकाल लिया, लेकिन इज दिस एक्सप्रेशन एनी गुड? तो आपको देखना है इज द कॉम्पोजिशन वैलिड। So in other words, we have to make sure that the output of the inner function is equal to the input of the outer function. I repeat, in output of the inner function must be equal to input of the inner function. तो output निकालें g का। तो क्योंकि एक सिंपल सी लाइन है एंड वी हैव द डोमेन, तो हमें पता है प्लग इन द एंड पॉइंट्स। तो क्योंकि दूसरा जो, तो g की जो रेंज है, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, या द आउटपुट्स बेसिकली निकालने जा रहा हूँ। तो माइनस सिक्स प्लग इन कर दें, तो माइनस सिक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिक्स प्लस फाइव वी हैव 11। ओके, दूसरा एंड पॉइंट तो ऑब्वियसली नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। क्या होगा दूसरा आउटपुट, क्या होगा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी जब आप बहुत बड़ा लार्जर नंबर इसमें रखेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड यू गोइंग टू हैव अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। तो आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, तो जो रेंज आपका आ जाएगा वो विल बेसिकली ये हो जाएगा। और ग्राफ भी देख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस फाइव का ग्राफ कुछ यूं दिखेगा। तो जब माइनस सिक्स एंड ऑनवर्ड लेंगे तो ऑब्वियसली वाई वैल्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरू होकर फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो ये तो हो गया। ओके, नाउ अब आपको क्या मेक श्योर करना है कि इज दिस रेंज विद इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विच इज दिस। तो ऐसा है, हाँ है। क्यों? इसका जो डोमेन है वो बेसिकली ये है थ्री एंड ऑनवर्ड्स, और इसका जो रेंज है वो है 11 टू इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली द रेंज इज कंटेन्ड इन द डोमेन, या द आउटपुट ऑफ जी इज कंटेन्ड इन द इनपुट ऑफ एफ। सही? तो दिस कॉम्पोजिशन इज वैलिड। अब इस सवाल को मैं चेंज करना चाहूंगा। इस सवाल को अगर मैं चेंज करके यूं कर दूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 10। ओके, अब इसकी वापस रेंज निकालें। तो वापस रेंज निकालेंगे तो 10 प्लग इन करें, 10 माइनस 10 प्लस 5 इज गोइंग टू बी नेगेटिव 5। माइनस 10 प्लस इज गोइंग टू बी नेगेटिव 5। ओके, वी हैव नेगेटिव 5। एंड जब मैं बहुत इन्फिनिटी प्लग इन करूंगा तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी बन जाएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी में प्लस 5 करने से कुछ होगा नहीं, तो आई विल गेट नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आप नोटिस कर लें कि द आउटपुट इज नॉट कंटेन्ड विद इन द इनपुट। सही? तो इस केस में कॉम्पोजिशन वैलिड नहीं है। तो आपको फंक्शंस दिए हुए होंगे, आपको एक डोमेन निकालना, डोमेन रेंज देख के सब कुछ देख के मेक श्योर करना पड़ेगा द आउटपुट ऑफ द आउटर इनर फंक्शन इज इक्वल टू द इनपुट ऑफ द inner function, output of the output of the inner function is equal to the input of the inner function। नहीं, my apologies। Output of the inner function you have to make sure is equal to the input of the outer function। सही? ओके, बेसिकली एफ कंपोजिट जी में, या इसको आप यूं बोले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोले, और बेहतर यही कि यूं ही बोले। तो ऑब्वियसली ये आपका आउटर फंक्शन है एंड दिस इज योर इनर फंक्शन, and you have to make sure that the output of the inner function is equal to the input, या within the input of the outer function। तो कंपोजिशन के ऐसे सवाल आते हैं, तो वो मेक थोड़ी सी कंप्यूटेशन करनी होती है, लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू वेरीफाई। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस था, उनकी थोड़ी और उनकी कंप्यूटेशन थी, एंड व्हेन इज द कंपोजिशन वैलिड। और उससे पहले फिर मैंने रेंज दो पर्टिकुलर एग्जांपल्स के लिए डिस्कस किए, तीन पर्टिकुलर एग्जांपल्स के लिए, बेसिकली द रेसिप्रोकल फंक्शंस, क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं। बाकी जो वन टू वन हम फंक्शन कर चुके हैं वो हैं लाइंस, क्यूबिक मोस्ट लाइकली नहीं आएगा। और जो क्वाड्रेटिक उनको हम वन टू वन बना भी लेते हैं, और कभी नहीं भी बनाते तब भी हम रेंज निकाल निकाल लेते हैं। तो द स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और फिर बाकी क्वेश्चंस में सब कुछ कवर कर लेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशंस होगा अगला पार्ट इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।